आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खौफ और डर बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वहीं अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर से बाहर किस तरह से निकलेंगे या कब निकलेंगे। क्या अब यह मान लिया जाए कि मौजूदा वक्त कोरोना का सबसे खतरनाक दौर है, और अगर इस पर काबू पा लिया जाए तो आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि मौजूदा मुश्किल दौर से आखिर बाहर कैसे निकला जाएगा, और सबसे अहम सवाल यह कि इस खतरनाक दौर में कैसे बचाया जाए। क्योंकि आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का कोहराम है, कोई शहर ऐसा नहीं जहां से मौत की खबर ना आ रही हो। लोगों में एक डर और खौफ है। इस तरह के हालात में किस तरह से बचा जाए, और सवाल यही उठ रहा है कि आज मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। क्या यह मानकर चला जाए कि मौजूदा वक्त कोरोना का सबसे खतरनाक दौर है, और सबसे ज्यादा जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, यह कोरोना का सबसे खतरनाक दौर इसे मान लिया जाए, कोरोना का पीक इसे समझा जाए? क्या पिछले एक साल से तो हम कोरोना से झेल रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा वक्त है यह कोरोना के एतबार से सबसे डरावना और सबसे खतरनाक है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे अहम यह भी कि आखिर इस तरह के हालात से कैसे महफूज रहा जाए, कैसे बचा जाए, क्या कुछ तदबीर हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान डॉक्टर और माहिरीन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुल्क के कई रियासतों के डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान डॉक्टर यश गुलाटी साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में मेरे साथ सूरत, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा कुछ और जगहों से डॉक्टर हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। यश गुलाटी जी, सर जिस तरह के हालात हैं, रोजाना रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोगों में जो एक डर कम हुआ था, खौफ कम हुआ था, वो चीज दोबारा से एक तरह से आ गई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है कोरोना को लेकर। सर मेरा सबसे पहला सवाल जिस पर आज हमने डिबेट रखा है कि क्या यह मान के चला जाए कि जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा दौर है, क्या यह कोरोना का सबसे खतरनाक पीरियड है? क्या कोरोना को पीक पर समझा जाए? देखिए, ये आपके सवाल में ही दो सवाल हैं। एक तो उसमें खुद ही जवाब है कि क्या ये खतरनाक टाइम है। हाँ, ये बहुत खतरनाक टाइम है जी। और क्या ये सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम है या इससे ज्यादा आएगा या नहीं, यही गलती हमने पहले करी जी। कि पहले हमारा पीक आया, हमने सोचा ये बात खत्म हो गई और हम उसके आगे अपना चल पड़े कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलो। लेकिन यही गलती हो गई कि हमने सोचा वो पीक थी। तो ये गलती हमने इस बारी नहीं करनी है। इस बारी हमको लगातार लंबे वक्त तक सारे एहतियात बरतने हैं, ताकि हम ये ना समझें कि चलो इससे हम निपट लिया एक बारी। देखो, ये कर्व इसके ऐसे होते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये हमने देख लिया। तो अब की बार भी ये नीचे आएगा, और अगर हमने उस नीचे को समझ लिया कि बात खत्म हो गई है, तो फिर हम इसी दुविधा में दोबारा फंस जाएंगे। तो इस बारी हम इस चाल में नहीं आना चाहिए। हमको ध्यान रखना है कि पिछली बारी ये गलती हो गई, चाहे किसी से भी हुई, चाहे हमसे हुई, चाहे आवाम से हुई, चाहे सरकार से हुई, या किससे हुई। देखिए क्या हुआ था कि पिछली बारी जब हमारा लॉकडाउन लगा था जी, तो मंशा क्या थी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगली बारी जब अगर कोई वेव आए या दिक्कत आए तो हमको ये दिक्कत ना हो। तो हुआ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं। अब वो अगली वेव आई तो अब ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि हम आपको सांस ही नहीं लेने देंगे। तो ये गलती अब दोबारा ना हो। अब हमको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लेना है कि अगली बारी चाहे ये वाली परेशानी आए या कोई दूसरी आए, तो अब हम वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग। ये हमसे फिर गलती हो गई, और हम ये लड़ते रह गए कि ये इस रियासत का मामला है, ये स्टेट का मामला है, ये सेंटर का मामला है। आपने खुद भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पीएम ने कहा है कि पूरी कंट्री को एक बन के करो। मैं यही इसी बात को सुन के सोच रहा था कि जब हमारी मुल्क है, ये रियासतों में जब तकसीम हो गया था तो अंग्रेजों ने हम पे रूल कर लिया।
अब ये कोरोना के मामले में रियासतों में हम तकसीम हो रहे हैं तो कोरोना हमसे जीत जाएगा। तो भाई एक बड़ा सिंपल सा लेसन है कि एक हो जाओ, एक सेंट्रल एजेंसी बनाओ, सारे आवाम वही है, देश वही है, धरती वही है। अब धरती को कोरोना को थोड़ा कोई बॉर्डर नजर आता है, तो अब सारा यूनिफाइड सेंट्रल अप्रोच चाहिए। इसको ये खतरनाक है ये मान लिया जाए, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, ये नहीं माने तो इस बारी हम कोई इसके अंदर वो गड़बड़ नहीं करें कि हम दोबारा फिर इसके अंदर फंस जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर गुलाटी जी आपने कही कि अब कोरोना की इस लड़ाई को सेंट्रलाइज किया जाए और सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना होगा, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर श्री भूषण जी जो कि निम्स से हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्री भूषण जी आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है, और डॉक्टर पारुल वादगम भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पारुल आपका भी बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर पारुल मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। पारुल जी, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है या कोरोना की दूसरी या तीसरी जो वेव है ये बहुत खतरनाक है और उसमें यही कहा जा रहा है कि अपने स्ट्रक्चर को बार बार बदल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना रोज बरोज ताकतवर होता जा रहा है, कोरोना रोज बरोज खतरनाक होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या जो इससे बचने की जो तरकीबें हैं, जो एहतियात है, क्या उसमें भी किसी तरह का बदलाव किया जाना चाहिए, या जो विनिंग फॉर्मूला एक साल पहले एक्सपर्ट्स ने बताया था उसी पर अमल किया जाए? जी मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये जो म्यूटेशन की वजह से जो नया वायरस आया है वो बहुत ही रिस्की है। जिस तरह से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि तीसरे चौथे या दूसरे दिन ही आजकल पेशेंट ऑक्सीजन की डिमांड में जा रहे हैं, और ऑक्सीजन की डिमांड भी ऐसी है कि 10-12 लीटर। तो दिक्कत यही है कि अभी जो हम स्ट्रेटेजी हमारा जो था कि हमें प्रिवेंशन करना है, बट इसका इतना हाई लेवल ऑफ ट्रांसमिशन है कि कोई बच नहीं पाएगा। अगर हमें प्रिवेंटिव स्टेप, अगर आप मुझे एक स्ट्रेटेजी पूछो तो मैं तो सबसे पहले अभी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि जल्दी से जल्दी हम पेशेंट को डायग्नोस करके पहले ही या दूसरे दिन ही उसको फटाफट रेफर करके अच्छे से ट्रीटमेंट पे करें। उसके बावजूद भी काफी सारे पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहे हैं, ऑक्सीजन में जा रहे हैं, और इस बार समहाउ बाईपैप और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हमारी लास्ट ईयर से ज्यादा 5 गुनी ज्यादा है। तो सूरत में रह के भी हम मैं यही बता रही हूँ कि हमारे पास है वेंटिलेटर्स, अभी ऑक्सीजन भी है, बट दिक्कत यही है कि 5 टाइम्स जिस सिटी को 10 टाइम्स चाहिए, 15 टाइम्स चाहिए, तो हम ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि हम उनको सबको सारी चीज मेरा हुआ है जी। तो वैक्सीनेशन 100% पे हम टारगेट करें, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हमारे यहाँ जिन डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस, और तीसरा है जैसे सर ने बोला अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वो होना ही चाहिए। हमारी हेल्थ जो हमारी सिस्टम है उसको हमें बिल्कुल स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और हेल्थ के लिए जीडीपी भी काफी बढ़ाया जाए जिससे हम रूरल हेल्थ को स्ट्रेंथन करें। आज हमारी ये हालत है कि सूरत में केसेस थोड़े बहुत स्टेबल हुए हैं, बट सूरत के पेरीफ्री में, साउथ गुजरात में, तो गाँव में जो सिस्टम इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, वहाँ वेंटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या बेड कम है, तो पूरे देश में रूरल हेल्थ के लिए ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि वहाँ पे पूरा स्ट्रेंथन हो जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि अभी तक तो एक तरह से अर्बन एरियाज में और शहरों में कोरोना का खतरा था, लेकिन अगर ये देहात और आउटर्स में अगर ये पहुंच जाता है तो वहां पर फिर हालात और ज्यादा खराब होंगे। ये चीज भी एक तरह से सरकार को सोच कर रखनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अखिल गुप्ता जी, सीनियर डॉक्टर हैं जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिल गुप्ता जी आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। मैं श्री भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, 2-3 चीजें हैं और यही कहा जा रहा है कि कोरोना बहुत शरारती है और बड़ा, अब जो कोरोना आया ये बार बार अपनी शक्ल और अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो सर, क्या पहले के कोरोना में और आज के कोरोना में जो सिम्टम्स होंगे, अगर कोई पॉजिटिव होता है या किसी के अंदर शुरुआत होती है कोरोना की, तो क्या कुछ सिम्टम में भी फर्क आएगा, कुछ डिफरेंट होगा? पहले से जो हम देख रहे दुनिया भर वो एक ही जैसे है। जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए।
ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर श्री भूषण जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। अखिल गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिल जी, मेरा सवाल जो भूषण जी से था कि क्या कोरोना का जो स्ट्रेन है बदला है, ऐसे में कुछ सिम्टम्स में भी बदलाव क्या देखा जा रहा है? क्या सिम्टम्स में भी कोई बड़ा बदलाव आया है? जी, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, जी। हर बॉडी जो है वो इसकी जेनेटिक जो वायरस का जीनोम जो होता है वो चेंज होता है, और उसके चेंज होने से इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। और इसमें तो अभी स्टडीज चल रही है कि ये कौन सा जो वायरस का स्ट्रेन है जो विरुलेंट हो रहा है और जो ये अपना जीनोम चेंज कर रहा है, इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज जो है वो चल रही है। तो ये किस तरीके की प्रेजेंटेशन किस स्पीशीज में किस पॉपुलेशन में लेता है वो अभी तक बताना जो है वो बहुत ज्यादा। डॉक्टर अखिल जी, मैं दोबारा से आऊंगा, कुछ ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत क्लियर ऑडियो आपका नहीं है। मैं डॉक्टर श्री भूषण जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, ठीक जी है। जी, हाँ, आपकी आवाज भी सर बहुत क्लियर आ रही। जो सवाल मैंने पहले किया था और यही सवाल मैंने अखिल गुप्ता जी से भी पूछा था कि क्या कुछ जो हमारे ऑडियंस हैं वो जानना चाहते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स में भी बदलाव आया है? पहले तो हम ये कहते थे कि कोल्ड हो जाए, खांसी जुकाम नजला हो जाए, फीवर, तेज फीवर हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि शुरुआती सिम्टम्स में हैं, लेकिन क्या इसमें भी किसी तरह का बदलाव आया है? पहले से जो जैसे देख रहे हैं हम वैसी है वो वायरस, लेकिन वायरस तो चेंज तो नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स आप पूछ रहे थे, सिम्टम्स में तो कुछ थोड़ा सा फर्क तो है, दिखाई दे रहा है। पहले से खाली जाड़ा बुखार और उसके साथ साथ पूरा बॉडी पेन्स और थोड़ा सा हेडेक और थोड़ा लॉस ऑफ स्मेल, ये ऐसे वाला चीज है। लेकिन अब तो आजकल डायरिया, सीवियर हेडेक, ये चीज भी उसके साथ साथ लोग कंप्लेंट कर रहे लोग। सो ये पूरा चीज इसके साथ साथ जाड़ा बुखार के साथ साथ वो पूरा शरीर पे बददर्द और इसके साथ साथ नेजल स्टफीनेस और हेडेक और डायरिया भी इनका चीज है। सो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन नया चीज, लेकिन वायरस तो वायरस ही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ, वायरस तो एक ही जैसे है, पूरा दुनिया भर एक ही है। लेकिन चेंज होना उनका वायरस का एक रूटीन कैरेक्टर होता है, वो तो अपने आप वो कम होने से पहले वो धीरे धीरे कम होते रहता है, उनका ताकत भी कम होते रहता है। विरुलेंस, डॉक्टर साहब पहले बता रहे कि वायरुलेंस भी थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से एक शरीर के अंदर जाने के बाद जो वायरस उनको जान की खतरा होना चाहिए ना, ऐसे पूरा एक अवयव अंग को खराब करते हैं ना, उसमें थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। इसके पहले जितना थे उतना फर्क नहीं, इतना गंभीर नहीं है आजकल, फिर भी लेकिन बहुत सारा लोग अफेक्ट हो रहा है वायरस की वजह से। इसकी वजह से हम ज्यादा पेशेंट्स को देख रहे हैं, ज्यादा पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और ज्यादा पेशेंट्स तो पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन वो तो विरुलेंस कम हो गया। इसकी वजह से इस कंपेयर करें तो पॉजिटिव केसेस से कंपेयर करें तो जो मर जाते लोग तो कम हो रहा है आजकल। बिल्कुल। डॉक्टर यश गुलाटी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, डॉक्टर पारुल ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिटीज में और अर्बन एरियाज में कोरोना का ज्यादा खतरा था और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी थी और उस पर एक तरह से काम हो रहा था, लेकिन अगर आउटस्कर्ट्स में, देहात के इलाकों में अगर ये वबा फैल जाती है और कोरोना अगर वहां तक पहुंच जाता है, तब तो सर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इस पर भी अब सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि गांव देहात, आउटस्कर्ट्स में कोरोना ना पहुंचने पाए। देखिए, एक तो मैं आपका जो पिछला सवाल है उसमें उसका भी मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत जी दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि सिम्टम भी थोड़े चेंज हुए कि नहीं। एक जो मैं अपने जो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है उनसे जो मैंने बात करी है, तो दो चीजें अलग हुई हैं इस बारी। मैं अगले बात का भी जवाब दूंगा। उसमें एक चीज ये हुई है कि इस बारी कई लोगों को सिम्टम आ रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आ रहे। अगर टेस्ट करो तो कई लोगों को सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स आ गई लेकिन कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया। और अगर टोटल भी देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी बढ़ गया। अगर आप प्राइवेट जो हमारे लैब के लोग हैं उनसे अगर आप प्राइवेटली बात करो तो वो कहते हैं कि 30 to 40% तक के सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि पहले 4-5% होते थे या कभी 1 या 2% भी हो गए थे एक टाइम पे। तो ये दो चीजों में बदलाव आया है। बाकी आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि गांवों में ना पहुंच जाए, ये तो पहले से पहुंचा हुआ था, लोगों ने पहले इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज के न्यूज़पेपर में तो आया हुआ था कि एवरेस्ट पे जो क्लाइंबर थे उनके तक पहुंच गया वहां पे। तो मैंने जैसा पहले कहा कि कोरोना को थोड़ा कोई बाउंड्री मालूम है।
कोरोना को थोड़ा ही मालूम है ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कोरोना नहीं जानता। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको एकजुट होके हमको इसको फाइट करना पड़ेगा। और ये जो है हुआ ये कि जो पेरिफेरल एरियाज में इतने एहतियात पहले नहीं बरते गए, हमारी इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई, हमारे इतने लोग, अगर आप बाहर देखो यहाँ पे तो कार के अंदर अगर आपने मास्क नहीं पहनी तो दिल्ली में पकड़ के उन्होंने जबरदस्ती आपकी फोटो खींच के 2000 रुपए ले लिए। और वहीं जहां आपसे 2000 रुपए ले रहे हैं उसके आसपास 10 लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहनी। तो ये बड़ा ही अजीब सा सिस्टम हो रहा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, कुछ लोग मान रहे हैं। तो ये सारी पेरिफेरी हो, देखो कोरोना नहीं जानता ये गांव है या शहर है या क्या है, सबको बराबर एहतियात बरतनी है। और मैं हैरान ये हूं कि देखो गुजरात जैसी स्टेट में भी, सूरत जैसी जगह पे भी अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो बाकी देश में हम क्या करेंगे। पूरी पावर सेंटर इस समय वहां पे है। तो देखिए कितनी ज्यादा जरूरत है इस समय हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने की। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोगों ने ये हमेशा समझा, ब्यूरोक्रेट्स ने और सबने, पॉलिटिशियन ने, भाई ये कितना फायदा देश को देते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। अरे भाई मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपकी वर्क फोर्स हेल्दी होगी तो ही तो वो बाकी चीजों से कमाएगी। ये इन चीजों से, इनकी जो फाइनेंस वाले हैं ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत करते हैं। तो ये हेल्थ के ऊपर जो खर्चा होता है इसको ये खर्चा मानते हैं, कहते हैं इसका रिटर्न नहीं है। ये सोच ही बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी हम इसी तरह से बार बार फंसते रहेंगे। ये सोच का बदलाव आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर यश गुलाटी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सरकार मानती है कि इससे रिटर्न नहीं होता है, लेकिन अब जब इस तरह के हालात हो जाएंगे तो आदमी की लाइफ ही रिटर्न नहीं होगी जब इस तरह के हालात बनते चले जाएंगे। मैं डॉक्टर पारुल आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर पारुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, पहले विनिंग फॉर्मूला बताया गया था कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, घरों से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर हम प्रिकॉशन की बात करें, क्या कुछ मशवरा आप देना चाहेंगे, क्या कुछ प्रिकॉशन के बारे में बताना चाहेंगे आप? जी सर, पहले तो मैं सर ने जो बताया ना कि सूरत प्रॉपर में सर दिक्कत नहीं है, मैं वापस करेक्ट करूंगी। जी। सूरत प्रॉपर या मुझे लग रहा है कोई भी सिटी प्रॉपर में दिक्कत नहीं है। अभी सूरत में कोई ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल में कनेक्टेड हूँ तो हमारे पास अभी 500-600 बेड खाली है। हमारे पास अभी 1100-1200 पेशेंट है, फिर भी हमारे पास 500-600 बेड खाली है, दवाई है, इंजेक्शन है। मैं जो पॉइंट था मेरा वो रूरल हेल्थ का था और पूरे देश की रूरल हेल्थ का था। तो ये मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी कि सूरत में जो मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि सूरत में नहीं है। सूरत में हेल्थ सिस्टम में सब कुछ है। अभी सर आप समझ नहीं सकते कि जब वेंटिलेटर हमारे 400 वेंटिलेटर हमारी हॉस्पिटल में चल रहे हैं, अभी भी हमारी 30-40 वेंटी की वैकेंसी है। लेकिन जी फ्री में जो पेरीफ्री में लोग गुलाटी जी आ रहा हूं आपके पास, दूर दूर से, उनके लिए दिक्कत है। और सर जो आपने बताया कि अभी आप जो बता रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है राइट जी। कि अभी क्या स्ट्रेटेजी हमें लोगों को बतानी है। तो अभी की जो स्ट्रेटेजी है वो यही बतानी है कि जो 1 तारीख से सभी को वैक्सीनेशन अलाउ होने वाला है तो उसमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवाएं और जल्दी से जल्दी सारे लोग वैक्सीनेट होके। सेकेंड स्ट्रेटेजी ये है कि जिसको माइल्ड सिम्टम्स भी आ रहे हैं उनको भी टेस्टिंग कराना है। और जैसे सर ने बताया कि इस बार काफी चेस्ट फिजिशियन और काफी इंटेंसिविस्ट का मानना ऐसा है कि रिपोर्ट काफी नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बड़ा है, फिर भी पेशेंट्स को सिम्टम्स होने के बावजूद कुछ RT-PCR नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसके कारण भी ढूंढने चाहिए, इसके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए कि नेगेटिव सिम्टम्स होने के बावजूद भी नेगेटिव आ रहे हैं, वो भी एक बात है। इसलिए ट्रीटमेंट तो दे ही देनी चाहिए उन केसेस को भी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो अर्ली टेस्टिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस पेंडेमिक। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप अपना एहतियात करेंगे तो बचा जा सकता है। और जो डॉक्टर पारुल कह रही थी कि अब 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगा, तो पहल करें, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को लिया जाए। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी से, क्यों डॉक्टर अखिल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाटी साहब आप मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम लोगों को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। जहां कमी है तो हमें बिना बेखौफ होकर कहना चाहिए कमी है। क्यों हम डिफेंसिव क्यों हो? अगर सूरत के आसपास भी कमी है तो क्यों है? बिल्कुल। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कमी क्यों है। यही हमको 1 साल मिला था, हमको अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने का। तो कहाँ थी हमारी ब्यूरोक्रेसी, कहाँ थे हमारे सब लोग? बिल्कुल आज हमारे हेल्थ सिस्टम की क्या सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, वो सबके सामने है।
वो सबके सामने। आज हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, आज हमारे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, आज हमारे मरीज जो है उनका एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के बाहर इलाज हो रहा है। तो हमारी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। डॉक्टर अखिल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल गुप्ता जी, बहुत जल्दी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कोरोना ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ और प्रिकॉशन लिया जाए ताकि इससे बचा जा सके? देखिए, जो सेकंड वेव है वो इंडिया में आ चुकी है। स्पेशली हम यहाँ अपने जम्मू में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इन्फेक्टेड होके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा कि वो लोग अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं जो घर में इनिशियली मैनेज हो रहे हैं, और उनको जो है वो निमोनिया इतना ज्यादा हो जाता है कि घर में जब ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होती है देन पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल्स। तो जो सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन है वो अब काफी इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से जो है वो मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हमें जल्दी जाना चाहिए। अगर किसी को कोई सिम्टम आ रहा है, कोई फीवर आ रहा है, माइल्जिया हो रहा है या जुकाम या खांसी है, तो उसको इनिशियली अपना टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो रखी है। बिल्कुल जी, ठीक है। मैं डॉक्टर श्री भूषण जी एक छोटा सा सवाल आपसे भी ले लेता हूं। सर, जाहिर सी बात है कि विनिंग फार्मूला हमारे पास है और इसी पर अमल करेंगे तभी हम बच सकते हैं, लेकिन क्या कुछ आप और कहना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि अब कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है, कहीं भी लोग महफूज नहीं हैं। लोग अब सर यहां तक कि घरों में भी मास्क लगा रहे हैं। नहीं, घर के अंदर बैठ के मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप बाहर लोग से बात करते वक्त आपको मास्क तो जरूर लगाना चाहिए दिन भर। और ये नहीं सोचना कि अपोजिट आदमी जो आपके साथ बैठा हुआ है उनको वायरस नहीं होगा। वो तो मैं तो डेली देख रहा हूँ, तो 10 दिन से मेरे साथ ही है। आपके जो काम करते वक्त वो तो मेरे आपके साथ ही होगा, लेकिन बाहर किससे बात कर रहे, कहाँ घूम रहे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप ये सोचना कि हर आदमी जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको जरूर वायरस होगा बोल के सोचना। इसलिए अपने हर वक्त जब आप लोग से बात कर रहे हैं अब जरूर आप मास्क पहनना चाहिए। लेकिन आप घर में बैठ के आप टीवी देखते वक्त और फोन में बात करते वक्त आपको मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं चलेगा। ये पैंडेमिक तो 1, 2, 3 या 4 साल तक रहेगा। इसके पहले जो 100 साल के पहले वो तो स्पेनिश फ्लू और बिल्कुल यानी कोरोना का खतरा तो एक तरह से मंडरा ही रहा है, लेकिन ये खतरा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पहले के हालात मजीद खतरनाक हो, जो डॉक्टर्स साहिबान ने और एक्सपर्ट्स ने मशवरा दिया है उसी पर अमल कीजिए। जो विनिंग फार्मूला है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और पूरी एहतियात कीजिए। जो गाइडलाइन है कोरोना की उस पर अमल करेंगे तभी कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। और जो बात डॉक्टर गुलाटी साहब ने कही थी कि सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश गुलाटी जी, डॉक्टर अखिल गुप्ता जी, डॉक्टर श्री भूषण जी और डॉक्टर पारुल, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल बना है ATR